पांडे ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग वर्गमूल और घनमूल के बारे में प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग घातांक के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे आज का पहला प्रश्न है -5 की घात 3 का ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को घातांक को गुणा के रूप में लिखेंगे। जैसे ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5 ब्रैकेट में देंगे। ऋण चिन्ह रहता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं हम। अर्थात ऋण 5 की घात 3 है, इसका मतलब हम ऋण 5 को 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, संख्याओं का गुणा तो होगा ही, साथ ही चिन्ह का भी गुणा होगा। जैसे यहां पे पहले 5 के सामने एक ऋण चिन्ह है, दूसरे 5 के सामने भी एक ऋण चिन्ह है और तीसरे 5 के सामने भी एक ऋण चिन्ह है। तो पहले हम चिन्ह का गुणा यहां पे कर लें, ऋण गुणित ऋण। अब हमें ऋण का गुणा करने का फार्मूला पता होना चाहिए। 2 ऋण को गुणा करने पर धन आता है, गुणित ये वाला हमारा ऋण हो गया, और फिर से धन में ऋण का गुणा कर देते हैं तो ऋण आता है। या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, कभी भी ऋण संख्या का गुणा करना हो तो अगर वह संख्याएं सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तब वो उसका मान हमेशा धन होगा। और अगर वे संख्याएं विषम संख्या हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, तब उसका मान ऋणात्मक होगा। तो यहां पे हम अगर गुणा करके अलग अलग देखते हैं तब इसका चिन्ह क्या आता है, ऋण। यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण चिन्ह। या मैं जो दूसरा तरीका बताया था उसके आधार पे भी देख सकते हैं। हमारा पहला है ऋण 5, दूसरा ऋण 5 और तीसरा ऋण 5। इसका मतलब 3 ठो ऋण है, तो 3 मतलब विषम संख्या है, इसलिए इसका मान ऋण होगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं जो बता रहा हूं उसको अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान दीजिए कि संख्याएं जो है ऋणात्मक, वे सम हैं या विषम। अगर सम ऋणात्मक हैं तब उसका मान धन आएगा, और अगर विषम ऋणात्मक हैं तब उसका मान ऋण आएगा। चाहे वह 11, 13, 15, 17 हो या 3, 5, 7 हो। सम में भी वैसे ही 20, 22, 24, 26, 28 हो या 2, 4, 6, 8, सभी में धनात्मक ही होगा। अब हम आपस में यहाँ पे ऋण चिन्ह को तो ले लिए। अब एक 5 का भी हम गुणा कर लेते हैं। हमारा 1, 5 गुणित 5 बराबर हो जाएगा 25। इन दोनों का गुणा क्या हो गया, हमारा पहला नंबर और दूसरे नंबर का गुणा हो गया 25। एक और 5 हमारे पास है। अभी हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, चिन्ह तो हम पहले लिख चुके हैं। इस 25 को फिर 5 से गुणा करेंगे। पता होगा आपको, तो 25 5 125 होता है। नहीं तो आप गुणा कर सकते हैं 5 का गुणा 5 से, 5 5 25, 2 हासिल, 5 दूना 10 और 2 12। इस प्रकार हमारा मान आया गया इसका 225। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। यानी कि ऋण 5 की घात 3 बराबर ऋण 125 उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न लेंगे जिसमें घातांक वाले 2 अंक दिए हुए हैं। जैसे 7 की घात 3 गुणत 7 की घात ऋण 7, इसका मान हमें निकालना है। इसको हल करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे जो इस प्रकार है, a⁴m गुणित a⁴n बराबर होता है a⁴m धन n। अब यहां हम देखेंगे a के स्थान पे 7 है, इस a के स्थान पे 7 मतलब 7 है, और m के स्थान पे हमारा है, यहां पे हम लिख लेते हैं अलग से। यहां तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। a बराबर है 7, कॉमा लगाएंगे, m का मान दिया हुआ है हमारा, ये a का जो पहला घातांक है, मतलब यहाँ पे घातांक 3 है, तो m का मान हो गया 3, और n का मतलब होता है दूसरे का घातांक, मतलब ये हमारा ऋण 7। ध्यान रखिएगा चिन्ह सहित ही हमको लिखना है, ऋण 7, केवल 7 नहीं लिखेंगे।
अब हम अगर इन दोनों का गुणा करना चाहें, जैसे यहाँ पे गुणा है तो इस प्रकार लिखते हैं, वैसे ही हो जाएगा 7 की घात 3 गुणित 7 की घात ऋण 7 बराबर हो जाएगा हमारा, इस सूत्र में क्या दिया हुआ ए, मतलब 7 आधार हमारा बराबर होगा और घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो घातांक हमारा क्या हो जाएगा 3 धन, लेकिन ऋण 7 हमारा n का मान है, इसलिए अलग से हम ऋण 7 को कोष्टक में लिखेंगे। धन चिन्ह तो रहेगा ही सूत्र वाला, लेकिन यहां पे हमारा ऋण चिन्ह लग जाएगा क्योंकि 7 के सामने ऋण है, बराबर 7। अब इसको हम अलग से हल कर लेते हैं रफ में। क्या है हमारा मान 3, और धन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस ऋण का गुणा इस धन से हो जाएगा, और धन का गुणा ऋण में करने पर ऋण ही आता है, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब कोष्टक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ऋण घटाव यानी घटाव का जो नियमावली होता है उसमें क्या होता है, अगर बीच में ऋण चिन्ह है, मतलब एक धन हो, 3 के सामने कुछ नहीं है मतलब धन है, एक धन एक ऋण हो, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं, आएगा मान 4, और इस 7 के सामने क्या चिन्ह है, ऋण, इसलिए यहाँ पे चिन्ह हमारा ऋण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 बड़ा संख्या है और उसके सामने जो चिन्ह रहता है वही हमारा यहाँ पे हो जाता है। इसका मतलब हो गया 7 की घात ऋण 4। एक प्रकार से ये हमारा हो जाएगा आंसर, लेकिन कभी कभी इसमें एक लाइन और भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां उत्तर में विकल्प में ऐसा दिया हो तब भी आपका सही होगा। कैसे? ये ऋण चिन्ह जब घातांक के रूप में होते हैं, इसका मतलब होता है संख्या को अगर ऋण चिन्ह को हटाना है तो संख्या को उल्टा कर दिया जाए, अंश को हर में, हर का अंश, इसके नीचे कुछ संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब इसको हम उल्टा कर दें, 1 ऊपर कर दें और 7 नीचे कर दें, और पूरे का चाहे तो पूरे का ब्रैकेट में क्या कर दें, ऋण 4 है, ये हमारा हो जाएगा धन 4, ये हो जाएगा आंसर। एक और तरीका है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/7 ब्रैकेट में की घात 4। तो जैसा हमारा विकल्प में होगा, अगर ऐसा दिया है विकल्प तो ये भी सही है, ऐसा विकल्प दिया है ये भी सही है, या ऐसा विकल्प दिया है ये भी सही है। तो आप वहां पे विकल्प को देखिएगा और जिस टाइप का प्रश्न का उत्तर के लिए विकल्प रहेगा उसमें से आप उत्तर लिखेंगे। अगर मेरे द्वारा बताया हुआ प्रश्न आपके लिए लाभदायक लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न हम लेंगे 13/11/13/5, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 13/11 भाग 13/5। अगर ऐसा प्रश्न आया है तब हम इसे कैसे हल करेंगे, इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, घातांक का जो नियमावली है, सूत्र है, उसको हम लिखेंगे। उसके लिए फिर वही जो पुराना हम लिखे थे वैसा ही एक सूत्र होता है, a⁴m भागित a⁴n। अब दोनों के आधार बराबर हो, ये देखिए आधार बराबर है, इसके भी आधार बराबर है, इसको नीचे वाले को हम आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घातांक बोलते हैं। तब हमारा सूत्र के हिसाब से हो जाता है a⁴m और ये भाग के जगह पे हो जाएगा ऋण, मतलब a⁴m ऋण n। अगर यहां गुणा रहता है तब m और n के बीच में धन चिन्ह लग जाता है, जब भाग है तो एक घटाव हो जाते हैं, ऋण चिन्ह लग जाता है। अब यहाँ पे फिर वही लिखेंगे हम, यहां क्या क्या दिया हुआ है, अब देखिए a के जगह पे कितना है हमारा 13, m की जगह पे कितना दिया हुआ है 11, n की जगह पे कितना है 5। अब हम सूत्र के अनुसार हल करेंगे तो 13, प्रश्न एक बार मैं यहां फिर लिख लेता हूं, 13/11 भागित 13/5 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा सेम ऐसे तुलना करते हैं। a का मान 13 है, इसका मतलब 13 हो जाएगा, कोष्टक यहां पे देखेंगे m का मान कितना है 11, तो यहां लिखेंगे 11, यहां ऋण चिन्ह है तो ऋण लगाएंगे, n का मान केवल 5 है तो यहां 5 लिख देंगे। इसको और आगे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 13, ब्रैकेट रहने देते हैं, 11 में से 5 गया तो 13/6, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
आगे अब हल करना चाहें तो हम 13 लिख सकते हैं 6 बार, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य तौर पर ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना ही हमारा घातांक में उत्तर आ जाता है। बाकी इसको लिखने का विस्तार पूर्वक ऐसा होता है 1 2 3 4 5 एक और 13। आपस में इसको चाहें तो आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और परीक्षा में इसका उत्तर ऐसा नहीं पूछा जाता है, केवल यहां पर ही इसको कंप्लीट माना जाता है। इस प्रकार हमारा 13 की घात 11 और 13 की घात 5 का अगर भागफल दिया जाए तब हमारा उत्तर आ जाता है 13 की घात। अब देखिए, मैं विस्तार पूर्वक कितना आपको बताने समझाने के लिए बताया हूं। अगर वह परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यू में अगर प्रश्न पूछता है तो इतना लंबा आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा क्या करेंगे, इस आधार को लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा 13 हो गया और इसको आपस में 11 में 5 गया कि नया 6, सीधा एक मतलब मुश्किल से 2 सेकेंड में इसका उत्तर आपको पता चल जाएगा। ये तो पूरा हल करने का तरीका बता रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये सवाल 2 सेकेंड में बन जाता है। आधार को लिख दीजिए और घातांक को आपस में घटा दीजिए, 11 में 5 गया 6। आप लोग घातांक संबंधित तो प्रश्न को समझ गए हैं, इसलिए हम कुछ कठिन प्रश्न देखेंगे। जैसे मान ज्ञात कीजिए कि 14 की घात 7 गुणित 15 की घात 5 बटे 10 की घात 3 और 14 की घात 4। ये प्रश्न हमारा 4 है, जो कि कुछ लंबा हल होगा। हम एक एक ठो को पहले गुणनखंड कर लेंगे, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। जैसे 14 है तो हल हम करते हैं, तब 14 जो है उसको हम लिखेंगे 2 गुणित 7, जो अधिकतम विभाजित हो जाए की घात 7 गुणित 15। 15 हमारा हो सकता है 3 गुणित 5, 5 15 की घात 5। इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड मैं पहले बता चुका हूं, उस प्रकार से अलग अलग आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणित 5, 2 पंचे 10 की घात 3 गुणित 14 का होता है 2 गुणित 7 की घात 4। अब इसको हम और हल करेंगे तो कोष्टक खोलेंगे तो घातांक कोष्टक के ऊपर में हो, तो कोष्टक खोलने के बाद दोनों अंकों में वो घातांक लग जाता है। ये भी घातांक का नियम है। तो हो जाएगा 2 की घात 7 गुणित 7 की घात 7, मतलब ये 7 दोनों में लग जाएंगे कोष्टक खोलने के बाद। इसी प्रकार यहां भी हो जाएगा 3 की घात 5 गुणित 5 की घात भी 5 बटे, यहां भी हम कोष्टक खोलेंगे तो 2 की घात भी 3 हो जाएगा और 5 की घात भी 3 हो जाएगा, गुणित 2 की घात भी हो जाएगा 4 गुणित 7 की घात भी हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमारा हल हुआ। अब इसको हम और सरल करते हैं। जो घातांक जो बटे के नीचे संख्याएं हैं उसको भी हम बटे के ऊपर ले जाएं। उसके लिए नियम क्या है, बटे के नीचे जितनी भी संख्याएं हैं, जब ये संख्याओं को हम ऊपर ले जाते हैं तब हमारा घातांक का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है। तो पहले तो ऊपर में जो दिया है उसको पूर्णतः वैसे ही उतार देते हैं। 2 की घात 7, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 7 की घात 7, 3 की घात 5, 5 की घात 5। अब यहां से परिवर्तन होगा, गुणा लिखेंगे और ये 2 की घात 3 है तो उसको लिखेंगे ऋण 3 गुणित 5 की घात 3 है वो हो जाएगा ऋण 3 और 2 की घात 4 है वो हो जाएगा ऋण 4 घात गुणित 7 की घात 4 है और ऋण 4। अर्थात जो बटे के नीचे जितने भी संख्या हैं उसको अगर हम ऊपर में गुणा करेंगे तो ये घातांक है, केवल उसके चिन्ह बदलेंगे, इसके सामने के चिन्ह नहीं बदलेंगे, केवल घातांक के चिन्ह बदलेंगे। अब इसको हम और हल करते हैं। इसके लिए मैं ऊपर वाले लाइन को हटा देता हूं। यहां पे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, एक नया डिब्बा में बना लेता हूं और वहां पे हम हल करेंगे।
इसके बाद की प्रक्रिया यहां से हम चलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि क्रम से घातांक को लिखेंगे, अर्थात सबसे छोटे वाले को, उसके बाद उससे बड़े। सबसे छोटा हमारा है 2, 2 की घात 7, तो यहां लिखेंगे 2 की घात 7 गुणित, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब ये हमारा हो गया। अगला 2 वाला देखेंगे भाग कौन सा है, ये वाला 2 की घात ऋण 3, इसको लिखेंगे गुणित। अब 2 वाला कौन बचा, ये वाला 2 की घात ऋण 4 गुणित। 2 वाला कंप्लीट हो गया। 2 से बड़ा है 3, 3 वाला क्या है 3 की घात 5 गुणित, 3 और नहीं है, 3 के बाद 5 वाले को लेंगे, यहां है हमारा 5 की घात 5, 5 की घात 5 गुणित, ये वाले भी 5 का 5 की घात 3 है ऋण 3, इसको भी ले लेंगे। अब क्या बचा हमारा 7 वाला, 7 की घात 7 गुणित, और कौन सा बच गया हमारा, ये लास्ट 7 की घात ऋण 4। अब हम जो पिछले प्रश्न में देखे थे उसी नियम को लागू करेंगे। जब जिसके जिसके आधार समान हैं उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये हमारा 3 ठो है, 2 कितने हैं 3 बार हैं, तीनों आपस में उसके घातांक जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2। इसके घातांक क्या है 7, यहाँ गुणा है तो धन चिन्ह लगेगा, और ये ऋण चिन्ह अलग से दिया हुआ है तो हमारे कोष्टक में ऋण लिखना पड़ेगा। धन ये भी ऋण चिन्ह है तो इसको भी एक कोष्टक में ऋण 4 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 देखेंगे इकलौता है तो वैसे उसको सेम वैसे ही उतार देंगे, 3 की घात 5 गुणित 5 के घात क्या है 5, धन यहाँ ऋण है तो कोष्टक में ऋण हो जाएगा, गुणित 7 को देखेंगे, 7 आधार दोनों का बराबर है, घातांक आपस में जुड़ेगा, 7 धन, लेकिन यहाँ चिन्ह -4 का दिया है तो -4 हो जाएगा। इसको हम और आगे हल करेंगे तो 2 की घात, इसको आप अलग से हल कर लीजिए, क्या क्या हो जाएगा ये 7, ये धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा 3, ये धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण हो जाएगा 4। तो आप अलग से अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4, और 4 में 4 गया तो हो जाएगा 0। इसका मतलब है 2 की घात 0 गुणित 3 की घात 5 गुणित 5 की घात, यहाँ देखिए डायरेक्ट आप देख सकते हैं धन गुणित ऋण बराबर ऋण होता है, अर्थात 5 ऋण 3, 5 में 3 गया तो 2, यही हल कर लेते हैं, रफ में करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। ये 7 का 7 हो जाएगा, और ये धन और ऋण हो जाएगा तो 7 में 4 गया तो क्या बचा 3। जब किसी भी संख्या में उसका घातांक 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, अर्थात इस संख्या को हम 1 और 1 को लिखा नहीं जाता है गुणे के रूप में, इसलिए संख्या को हम यहां से हटा देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 3 की घात 5 गुणित 5 की घात 2 गुणित 7 की घात 3। अब इस नीचे वाले को हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, इसका काम हो गया हमारा। अब इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारा उत्तर यहीं तक आ जाएगा, अर्थात इसको साफ साफ यहां लिख लेते हैं 3 की घात 5 गुणित 5 की घात 2 और 7 की घात 3। इससे ज्यादा हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तक ही पूछा जाता है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बाकी और हल करना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 की घात 5 मतलब 3 5 बार हो जाएगा, गुणित 5 2 बार हो जाएगा, गुणित 7 3 बार हो जाएगा, और इनका आपस में गुणा। लेकिन इतना लंबा गुणा परीक्षा में हल करने को नहीं देता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका उत्तर केवल यही हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ लाभ हुआ होगा, इस प्रश्न को हल करने में आपकी समझ बढ़ी होगी, और अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से संतुष्ट हों, आपको अगर लाभदायक लगता है तो लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।